अक्सर मैं आप लोगों को अपने इस प्रोग्राम में यूनिक मर्डर मिस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूं जिसे पुलिस बहुत जतन से इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व करती है। लेकिन आज मैं आपको मर्डर तो नहीं लेकिन एक बहुत बड़े मनी हाइस्ट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी रॉबरी की कहानी जिसने मुंबई पुलिस या फिर यूं कहें कि महाराष्ट्र पुलिस को भी दहला दिया था और सोच में डाल दिया था कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जब दिमाग दौड़ाया तो एक अनोखे क्लू से उस मामले को पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी भी हासिल की। क्या है वो कहानी, कहां हुई रॉबरी, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी बातें बताता हूं। ये मामला है 10 जनवरी का और साल है यही 2025। 10 जनवरी की रात को मुंबई के जो सबर्ब का इलाका है वसई, वहां पर एक ज्वेलरी शॉप में अचानक बड़ी लूट होती है। होता यूं है कि जो ज्वेलरी के मालिक हैं रतन लाल सिंघवी ज्वेलरी शॉप के, वो अपनी जो दुकान है उसका नाम है मयंक ज्वेलर्स और ये दुकान लोकेटेड है कॉल हेरिटेज एरिया वसई में। तो यहाँ पर वो अपनी दुकान रात को बंद कर रहे होते हैं और जब शटर डाउन करने का वक्त आता है, वो शटर जब गिरा रहे होते हैं, तब तक दो नौजवान बाइक पर वहाँ पहुँचते हैं। इन दोनों नौजवानों के चेहरे पर नकाब और सिर में हेलमेट थी। ये दोनों नौजवान वहाँ पहुँचते ही ये जो दुकान के मालिक हैं ज्वेलर रतनलाल सिंघवी, उनसे कहते हैं कि भाई शटर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, शटर खोलो और अंदर चलो। सिंघवी देखते ही समझ जाते हैं कि ये रॉबर्स हैं और क्रिमिनल हैं, क्योंकि आंखों के सिवाय उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने हेलमेट लगा रखी थी, ऊपर से अंदर में मास्क भी था। तो सिंघवी जो है विरोध करते हैं, मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं खोलूँगा, ये क्या बात हुई, भागो यहाँ से। लेकिन ये तो क्रिमिनल हैं, लुटेरे ठहरे। ये लोग सिंघवी पर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर गेट के पास ही पीटते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त आसपास कोई ऐसा नहीं था जो इस घटना को देख पाता, तो सिंघवी अकेला पड़ जाते हैं और फिर मजबूरी में वो इन लुटेरों को अपने दुकान में एंट्री देते हैं, फिर से शटर खोलते हैं और अंदर जाने के बाद गन पॉइंट पर ये दो रॉबर्स उस ज्वेलरी शॉप से तमाम सोने की और हीरे मोतियों की जो महंगी ज्वेलरी होती है उनको वहाँ से लूट लेते हैं और फिर उसी बाइक में एक बैग में भरकर फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद जो ज्वेलरी शॉप का ओनर है वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करके पूरी बात बताता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, तफ्तीश शुरू करती है। ज्वेलरी शॉप के ओनर से पूछा जाता है कि अच्छा एक अंदाज से बताइए अब तक आपने जो देखा होगा, क्योंकि आपके सामने ही रॉबरी हुई, कितने की ज्वेलरी वो लोग लेकर गए होंगे। तो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है वो जो अमाउंट बताता है वो अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है। वो अमाउंट होती है 70 लाख रुपये, यानी तकरीबन, मैं 30 लाख तो चलिए बहुत है, लेकिन मतलब क्लोज टू 1 करोड़ आप कह सकते हैं। तो 70 लाख रुपए की ज्वेलरी ये लोग लेकर चले गए थे। अब ये अपने आप में जो वसई पुलिस है, वसई विरार भाईंदर का एक पुलिस यूनिट है, उस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ही एग्जामिन करना शुरू किया, क्योंकि यही एक जरिया हो सकता था। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज का पहला फ्रेम देखते ही जो है वो जोर का झटका लगा। क्यों जोर का झटका लगा? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो दोनों रॉबर्स थे, इनके शरीर का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक कि उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थी और दिख रही थी तो सिर्फ आंखें, और वो भी सीसीटीवी फुटेज में इतना क्लोज तो दिखता नहीं है कि आंखों से भी पहचान हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने अंदर चेहरे पे भी मास्क लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था, जैकेट्स वगैरह पहन रखी थी। तो बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन सी चीज़ थी इनको पहचान पाना। गाड़ी का नंबर एक जरिया हो सकता था, लेकिन जो रॉबरी करने आ रहा है वो भी तैयारी से आते हैं। उन्होंने गाड़ी का नंबर भी कुछ ऐसा कर रखा था, उसको म्यूट, मतलब आप कहिए कि थोड़ा सा उसको डिस्टॉर्ट कर दिया था, क्लियरली वो विजिबल नहीं हो रहा था, सीसीटीवी कैमरों में दिख नहीं रहा था। तो पुलिस की सारी कोशिश जो है वो सीसीटीवी कैमरे से इस मामले को सॉल्व करने की जो थी, वो शुरुआती कोशिश जो है पुलिस की धरी रह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस मामले में कम से कम 600 सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किए और 600 सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने के लिए कई पुलिस वालों की टीमें लगी रही, जो घंटों कई दिनों तक सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगह के देखती रही। इन टीमों ने ये गौर किया सारी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कि ये जो बाइकर हैं वो उस जगह से निकले ज़रूर बैग लेकर, और निकलने के बाद वसई में ही चुलाना और एक जगह है गिरजा, चुलाना और गिरजा, इस एरिया के बीच में ही, सिटी में ही वो गायब हो गए। इसके बाद फिर उनका कोई क्लू या इस जगह से आगे बाइक के कहीं ट्रैवल करने का कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों को नहीं मिला। ये पुलिस वालों की एक इकलौती लीड थी, लेकिन ये भी बहुत गुमराह करने वाली लीड थी। चुलाना और गिरजा एरिया काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर अगर बाइक गायब हो गई तो बाइक कहाँ गई, किसके घर में गई,
और कहाँ रखा इन्होंने बाइक। पुलिस ने उस जगह पर कॉम्बिंग की, लेकिन पुलिस को ये बाइक शुरुआती तफ्तीश में नहीं मिली। पुलिस बहुत निराश हुई, लेकिन पुलिस को एक बात कंफर्म हो गया कि ये चुलाना और गिरजा एरिया के आसपास ही ये लोग गायब हुए हैं। इससे आगे ये लोग कम से कम बाइक से नहीं भागे होंगे, किसी और जरिए से पैदल निकल गए होंगे, रिक्शे में गए होंगे, लेकिन बाइक से नहीं गए। तो पुलिस के पास एक लीड, एक क्लू इस मामले में यही थी। लेकिन पुलिस की जांच इसके बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि बाइक की पहचान नहीं हो पा रही थी। बाइक किस घर में है, किस मोहल्ले में, किस गली में रखी हुई है, वो भी पुलिस बरामद नहीं कर पा रही थी। तो पुलिस एक तरह से थोड़ा होपलेस हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि हर टीम में कोई ना कोई ऐसा आदमी होता है, चाहे वो किसी भी दफ्तर में हो, किसी भी पुलिस यूनिट में हो, जो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचता है और जो थोड़ा जुझारू किस्म का होता है। तो इन्हीं में एक पुलिस वाला ऐसा भी था जो होपिंग अगेंस्ट होप, यानी तमाम नाउम्मीदी के खिलाफ एक उम्मीद लेकर जो है वो इस मामले की तफ्तीश जो है वो कर रहा था। उसने फिर से सारे सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया और जो चुलाना और गिरजा का एरिया है उसके आसपास के भी सीसीटीवी फुटेज उसने अलग से इनिशिएटिव लेकर निकलवाए और उन सीसीटीवी फुटेज को बहुत माइन्यूटली वो देखने लगा। इस कोशिश में पुलिस के इस ऑफिसर को गिरजा टोकपाड़ा नाम का जो एरिया है वसई में, वहाँ पर एक बंगले के बाहर उसी रात को एक बाइक दिखाई दी और उस बाइक में एक बड़े ही यूनिक किस्म का हॉर्न लगा हुआ था, जिस हॉर्न की आवाज़ जो है वो आमतौर पर जो बाइक्स में हॉर्न लगे होते हैं उसकी तरह नहीं थी, मतलब बहुत वियर्ड थी। होता है ना, कई लोग अपनी बाइक कस्टमाइज कराते हैं, टायर में एलॉय व्हील अलग से लगवाते हैं, अलग से एक्सेसरीज लगाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अनोखे हॉर्न भी लगाते हैं, लोगों को शौक होता है। तो आमतौर पर ऐसा हॉर्न जो है कोई नॉर्मल आदमी, नॉर्मल लड़का या नौजवान नहीं लगाता है, जो थोड़ा ऑफ बीट किस्म के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वियर्ड हॉर्न लगाने वाले सारे क्रिमिनल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़े अलग मिजाज के जो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म का हॉर्न जो सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हुआ था, उस हॉर्न को उस पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस कांस्टेबल ने सुना और उसने ये देखा कि गिरजा टोकपाड़ा इलाके में एक पर्टिकुलर बंगले के बाहर आकर वो बाइक रुकी, उसने हॉर्न बजाया और बंगले का गेट खुला और वो बाइक अंदर चली गई। इतनी चीज़ सीसीटीवी कैमरे में नजर आई और पुलिस को बाइक की मेक वगैरह देखकर भी लग रहा था कि ये वही बाइक है जिसका इस्तेमाल वसई के रॉबरी में हुआ है। तो यहाँ पुलिस को एक उम्मीद नजर आई, लेकिन अब सवाल ये था कि ये किसका बंगला है और क्या ये वही बाइक है या नहीं है। पुलिस को अभी ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी थी, वेरीफाई करनी थी। किसी के भी घर जो है पुलिस है, ज़रूर पुलिस राइट उसके पास है, वर्दी भी है, लेकिन दनाते हुए यूँ नहीं घुस सकती। तो पुलिस ने अब चेक करने का फैसला किया कि यह आदमी कौन है जिसके घर में ये बाइकर घुसे। पुलिस ने जब उस आदमी का क्रीडेंशियल चेक किया तो उसकी पहचान पता चली 46 साल के रॉय सिक्वेरा के तौर पर। ये रॉय सिक्वेरा जो है कोई मामूली आदमी नहीं था। ये रॉय सिक्वेरा खुद एक क्रिमिनल था जिस पर तकरीबन 10 से 12 मुकदमे दर्ज थे। तो देखा जाए तो वो एक पुराना क्रिमिनल है या क्रिमिनल माइंडेड आदमी है आप कह सकते हैं। और उसके घर में ये बाइकर जो है रात को आए थे, जिनकी बाइक में बहुत अजीब सा हॉर्न बज रहा था, लगा हुआ था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस मामले में इस रॉय सिक्वेरा का कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, उससे पूछना चाहिए। और पुलिस को अब लगने लगा कि हो ना हो ये वही बाइक है जो लूट में इस्तेमाल हुई है। हालांकि नंबर प्लेट यहाँ पर भी विजिबल नहीं था, लेकिन हॉर्न की वजह से पुलिस का स्टिंक्ट जो है वो कह रहा था कि ये वो बाइक हो सकती है। रॉय सिक्वेरा को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने इधर उधर की बातें कही, गोलमोल तमाम बातें सुनाई, लेकिन बाद में वो पुलिस की पूछताछ के आगे टूट गया और फिर उसकी निशानदेही पर वो बाइक भी बरामद हुई और उन रॉबर्स का भी पता चल गया। पहले रॉबर के तौर पर पुलिस ने अनुज चौगुले नाम के एक आदमी को पकड़ा, जिसके बारे में रॉय सिक्वेरा ने ही बताया। और फिर अनुज चौगुले पकड़ में आया तो दूसरा रॉबर जो है उसकी भी पहचान हुई, उसका नाम था सीताराम मोरे। पुलिस ने उसे भी पकड़ा। इस तरह से 3 लोग गिरफ्तार हो गए। अब सवाल ये था, इन लोगों ने कबूल भी लिया कि हाँ हमने ही रॉबरी की थी 10 जनवरी की रात को। फिर इनसे अब सवाल ये था कि 70 लाख की ज्वेलरी इन्होंने लूटी है, तो वो ज्वेलरी कहाँ है। जब इनसे और पूछताछ हुई, सख्ती हुई, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने वो ज्वेलरी जो है एक सोलापुर के एक ज्वेलर को बेची है और सोलापुर के इस ज्वेलर का नाम है भारत निमगिरे। पुलिस ने भारत निमगिरे को भी गिरफ्तार किया। चोरी का सामान खरीदना भी अपने आप में अपराध है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, मुझे लगा आपको बताऊं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था जी, तो आपको फिर प्रूव करना होगा वाकई। लेकिन इतनी ज्वेलरी, कई किलोग्राम तो नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक ज्वेलरी होगी। मतलब मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि कितने वज़न की ज्वेलरी कितने लाख की होगी, लेकिन ठीक ठाक ज्वेलरी होगी। मतलब कोई अगर ज़रूरतमंद आदमी अपनी ज्वेलरी बेचने जाएगा तो वो 1-2 हार या अंगूठियाँ बेचता है। अगर एक मुश्त ज्वेलरी कोई किसी को बेच रहा है और उसको ख़रीदने वाला ज्वेलर भी फ़ौरन गला दे रहा है,
तो आप समझिए कि खरीदने वाले ज्वेलर को भी पता है कि दाल में कुछ काला है। तो इसलिए भारत निंगिरे की भी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से पुलिस ने एक एक करके 4 लोगों को पकड़ा। जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो रॉय सिक्वेरा है, ये इस मामले का असली मास्टरमाइंड है, जो उस बंगले का मालिक है, जिसने इन लुटेरों को टिप दी और उनसे ये काम करवाया। रॉय सिक्वेरा से जब और गहन पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग लूटपाट के बाद उसके पास आए ज़रूर थे। इन्होंने बीच रास्ते में ही अपने कपड़े भी बदले, बाइक वहाँ पर छोड़ी और इसके बाद फिर ये वसई रेलवे स्टेशन की तरफ गए। फिर पुलिस ने जब पूछताछ के बाद जब ये तथ्य सामने आए तो पुलिस ने सीसीटीवी से उन सारी बातों का मिलान कराया, ताकि जो भी एविडेंस पुलिस को मिल रहे हैं वो सब्सटैंशिएट हो पाए, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए जो सबूत मिल रहे हैं वो। क्योंकि अगर आप पुलिस जो है चार्जशीट जब कोर्ट में दाखिल करती है या इन्वेस्टिगेशन की कोई भी स्टोरी सुनाती है तो स्टोरी का आधा पार्ट उसके हक में तो सबूत होता है, बाकी पार्ट के लिए कोई सबूत ही ना हो या उस स्टोरी को सब्सटैंशिएट करने वाले कोई एविडेंस ना हो तो वो केस कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए पुलिस ने ये जब तथ्य उभर कर सामने आए तो पुलिस ने फिर से सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किए और पुलिस ने देखा कि वाकई दूसरे ड्रेस में, दूसरे अलग अलग लिबास में ये 2 लोग वहाँ से चलते हुए वसई रेलवे स्टेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सारे एविडेंस पुलिस को मिले और क्लू जो है वही एक अजीबोगरीब आवाज़ वाला जो हॉर्न था वो इस मामले का बना। और इस तरह से पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद एक बड़े मनी हाइस्ट, 70 लाख रुपए की ज्वेलरी हाइस्ट के मामले को पुलिस ने सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। तो इस मामले में पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और जिस तरह से पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले को सॉल्व किया उसकी तारीफ़ करनी बनती है। तो आज की ये कहानी यहीं तक।